आप और मैं हूं आपके साथ श्री दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बता दें कि आज सावन का दूसरा सोमवार है, तो शिव मंदिरों में इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का समंदर नजर आ रहा है, हर तरफ आस्था का सैलाब यहाँ पर नजर आ रहा है। तो देखिए, लाखों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही वहां पहुंच रहे हैं मंदिरों में और लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की नजर आ रही है। बेशक आज सावन का सोमवार है, तो इस दौर पर कोई भी जो व्यक्ति है ऐसा चाहता है कि वो सावन के सोमवार के दूसरे दिन बाबा के दर्शन करे और अपनी मनोकामना मांगे, क्योंकि सावन में और खासकर जब हम सोमवार की बात करते हैं तो उस समय बाबा को मनाना थोड़ा सा और ज़्यादा आसान हो जाता है। हालांकि हर समय बाबा को मनाना आसानी है, क्योंकि एक लोटे जल से मात्र भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए शायद उन्हें भोले बाबा भी कहा जाता है। तो मंदिरों में श्रद्धालु का लगातार समंदर देखने को मिल रहा है। तो रात के लगभग 2:30-3 बजे से ही मंदिरों के बाहर लोगों का तांता लगा हुआ नजर आ रहा है और अभी तक लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं बाबा तक पहुंचने के लिए। और ये कुछ मंदिरों की तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और सब यही चाहते हैं कि बस एक बार बाबा को स्पर्श कर ले, उनको जलाभिषेक कर ले, उनसे अपनी जो मुरादें हैं वो मांग ले। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है, तो ऐसे में श्रद्धा का जो सैलाब है वो तस्वीरों में उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बम बम भोले की गूंज से हर शिवालय गूंजवान नजर आ रहा है। तो भोले की भक्ति नजर आ रही है और आस्था लोगों में कितनी है ये भी साफ तस्वीरों में नजर आ रहा है। और ऐसे में कांवड़ यात्रा भी चल रही है, तो कांवड़ियों का भी आने का भी सिलसिला शुरू है। तो हमारे साथ देखिए शुभांगी भट्ट टपकेश्वर मंदिर से जुड़ी हुई हैं, साथ ही सचिन कुमार भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शुभांगी, आपका रुख कर लेते हैं। टपकेश्वर मंदिर से किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है? जाहिर तौर पर रात से ही जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया होगा, अभी कैसी तस्वीरें वहां की? बिल्कुल देखिए, क्योंकि सावन का सोमवार है और ऐसे में उसकी अपनी महत्वता है कि सभी जो भक्तगण हैं चाहते हैं कि वो मंदिरों में जाकर जलाभिषेक करें। और आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊंगी कि किस तरीके से सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो शिवालय पहुंच रहे हैं, अलग अलग जगह पहुंच रहे हैं और भगवान को जो है प्रसन्न करने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि सावन के सोमवार की अपनी महत्वता होती है। सुबह से ही क्योंकि यहाँ बारिश भी देखने को मिल रही है, लेकिन बावजूद उसके जो भक्ति है लोगों की वो कम नज़र नहीं आ रही है। और ऐसे में आप देखेंगे कि सभी लोग सुबह से शिवालय पहुंच रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं और ऐसे में आज के दिन की महत्वता क्या होती है, क्योंकि सावन में सोमवार को हम देखते हैं कि लोग व्रत भी रखते हैं, लोग पूजा पाठ करते हैं, शिवालयों में जाते हैं। पंडित जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, क्या कुछ महत्वता होती है सावन के सोमवार को पूजा करने से मनवांछित फल की, जो अपनी मन की इच्छा होती है उस फल को पूर्ति होती है। और सुबह से लोग पंचामृत से, दही से, दूध से, घी से, शहद से, शक्कर से स्नान करा रहे और जलाभिषेक, रुद्राभिषेक का पाठ भी करा रहे हैं। कई लोग व्रत भी रखते हैं सोमवार के दिन, हम देखते हैं, इसकी क्या सावन के सोमवार के व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है और मनवांछित फल की पूर्ति होती है। देखते हैं कि अलग अलग शिवालयों में भक्तगण जो हैं जाते हैं, यहाँ मंदिर की भी अपनी महत्वता है। आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं पहुँच रहे हैं। तो सावन में पूजा पाठ की पूरा विधि विधान क्या है? सावन में पूजा पाठ की, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं, भांग धतूरा और जलाभिषेक करें और पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराएं, तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और दिमाग बुद्धि भी ठीक रहता है, घर में सुख शांति आती है। तो देखिए, सोमवार का क्योंकि अपनी महत्व है और हम हर सोमवार देख रहे हैं कि लोग जो हैं, जो भक्तगण हैं वो बड़ी संख्या में शिवालय पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको तस्वीरों में दिखाऊंगी कि आज सुबह से ही बारिश के चलते भी जो भक्ति है लोगों की वो कम नहीं हो रही है। लोग बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुँच रहे हैं, शिवालयों में पहुँच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, भगवान को जो है धतूरा और फूल जो है वो अर्पित कर रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो ये पूरा जो सावन मास होता है, इसमें हर सोमवार को इसी तरीके की तस्वीर आपको पूरे देश भर के अंदर अलग अलग शिवालयों में नजर आएगी। बिल्कुल शुभांगी, बारिश भी लोगों की आस्था पे असर नहीं डाल पाई। सचिन का एक बार हम रुक कर लेते हैं, हर की पौड़ी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, कहाँ, किस मंदिर में आपकी मौजूदगी और क्या तस्वीरें वहां से? सागर माया कहना गई ना, तो माया का हर की पौड़ी पर जो है शिव भक्त जो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और ज्ञान लेकर अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं।
वही बात से व्यवस्था की इंडिया पुलिस द्वारा किए गए। बिल्कुल सचिन, हमारे साथ शुभांगी भी जुड़ी हुई। शुभांगी, जैसे कि आपने बताया कि बारिश का दौर सुबह से ही जारी है, तो ऐसे में भीड़ पर कुछ असर आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि सावन के पहले सोमवार पे भी आपकी मौजूदगी थी, तो अब कोई असर बारिश ने दिखाया कि ऐसे ही श्रद्धालु पर बारिश का कोई असर नहीं हो रहा, उसी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बारिश के बावजूद भी? देखिए, एक तरफ आज पूरे उत्तराखंड के अंदर खासकर देहरादून में ऑरेंज अलर्ट किया गया है। बहुत तेज बारिश रात से ही हो रही है, लेकिन पिछले सोमवार भी हमने तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से जोश के साथ भक्तगण जो है मंदिर पहुंच रहे थे। आज भी जिस हिसाब से बारिश हो रही है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से पहुंच रहे हैं। हालांकि थोड़ी सी कमी जरूर आई है क्योंकि बाहर बारिश है, लोग लाइन में नहीं लग पा रहे हैं, लेकिन जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे कि पूरा मंदिर जो है, पूरा शिवालय जो है अंदर भरा हुआ है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु बारिश के चलते भी पहुंच रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं तस्वीरों के जरिए ही कि कितनी भक्ति, कितनी आस्था भोलेनाथ के प्रति लोगों की है, महादेव के प्रति है, और यही वजह है कि बारिश भी कोई उनकी भक्ति में असर नहीं डाल पा रही है। एक बार फिर से पंडित जी का रुख करेंगे। पंडित जी, क्योंकि सोमवार को हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, क्या किस तरीके के जाप होते हैं, किस तरीके की पूजा होती है? क्योंकि सभी लोग आते हैं, लेकिन कई लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है कि आपको कैसे पूजा करनी है। देखिए, शास्त्रों द्वारा कहा गया है कि यंकेति विदार बोधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर गले चगरलम यशोरसी ब्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशिनिव श्री शंकर पातु माम। अब की सबकी अपनी अपनी भक्ति है। लोग कहते हैं कि महामृत्युंजय का जाप कराना चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए। और जिसको ये नहीं पता, श्लोक नहीं पता, वो नमः शिवाय की जाप करते हैं और भगवान के श्रद्धा भाव के साथ पूजन करते हैं और उनकी मन की इच्छा पूरी होती है। उससे उनके घर में सुख और शांति की प्राप्ति होती है, उनकी आत्मा शांत होता है। इसलिए वो सुबह से आके दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से शिव जी का स्नान कराते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना शिव जी से कहते हैं। देखिए, पंडित जी का भी कहना है कि क्योंकि अब अलग अलग तरीके के जाप होते हैं और अलग अलग तरीके से पूजा पाठ विधि विधान से लोग अपने अपने श्रद्धा के अनुसार करते हैं, और ऐसे में हर सोमवार की जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं, क्योंकि हर शिवालय के अंदर इसी तरीके की आपको भक्ति नजर आएगी। बिल्कुल शुभांगी, तस्वीरें तो अद्भुत दिखा रही हैं आप। प्राचीन मंदिर वीरभद्र से हमारे साथ विपिन नागी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जरा जान लेते हैं कि वहाँ की तस्वीरें किस तरीके से नजर आ रही हैं, किस तरीके से लोगों का सैलाब वहाँ पर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। विपिन। बिल्कुल सैयद, आज दूसरा त्यौहार है आज सावन का, और विशेष तौर से से नहीं पूरे शाम से लेकर सभी जितने शिवालय है, पूरे से पूरे जो शिवालय में है, मंदिरों में पूजा अर्चनाएं लगातार रही है। और मैं इस समय प्राचीन मंदिर वीरभद्र में खड़ा हूँ, जहाँ पर सुबह से लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। जो श्रद्धालु है वो पूजा करने के लिए घरों से आ रखा है। और सबसे मुश्किल बात यह है कि ऋषिकेश में तेज बारिश होने के बावजूद भी जो श्रद्धा है, जो आस्था है, जो देखने को मिल रही है लगातार, जो भोलेनाथ के लिए जो पूजा पाठ होती है तो उनसे देखने को मिल रही है। लोग अपने घरों में जहाँ रहकर यहाँ पर शिवालयों में पहुंचे हुए हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। हालांकि मौसम बहुत खराब है, उसके बावजूद जो है लगातार पूजा पाठ जो है लगातार चल रहा है। बिल्कुल विपिन, आज सावन का दूसरा सोमवार है और ऐसे में तस्वीरें हर जगह से हमने आपको दिखाई, और फिलहाल तमाम जानकारी के साथ आप तीनों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें कि देवभूमि में जहां पाखंडियों पर दामी का प्रहार लगातार जारी है, ऑपरेशन कालनेमी के तहत कार्रवाई जारी है, तो प्रदेश के 13 जिलों में ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। तो वहीं 2448 लोगों की पहचान की गई, जिसमें 140 से ज्यादा लोगों की अभी तक फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आपको बता दें कि सीएम दावी ने साफ कर दिया है कि कोई भी ढोंगी बचेगा नहीं, किसी भी सूरत पर उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, लगातार उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के तहत कार्रवाई की जा रही है। 13 जिलों में ये ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। और अभी तक की हम बात कर लेते हैं तो 140 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेशी भी हैं, जो लोगों को ठगने का काम करते रहे हैं लगातार, और इन पर अब प्रशासन का शिकंजा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार जो पाखंडी है, सनातन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उन पर लगातार प्रशासन अलर्ट नजर आ रही है। और पूरे उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, चार धाम यात्रा के दौरान भी हमने कई बार देखा कि कई लोग हैं जो साधु संतों के भेष में लोगों के साथ ठगी करते हैं।
तो वहीं एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हरियाणा सीएम नैब सिंह सैनी ने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा सीएम का स्वागत किया, साथ ही उन्हें चारधाम यात्रा का प्रसाद भी दिया। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड के अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय के स्थानीय उत्पाद भी भेंट किए। इस दौरान तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बीच दोनों राज्यों के हितों के संबंधित विभिन्न विषयों पर इस दौरान बातचीत भी हुई। एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर उत्तराखंड आए हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने सीएम धामी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जो जन जन से जुड़े हुए हैं। हरियाणा सीएम ने कहा कि सीएम धामी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड के विकास को गति देने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। बधाई भी देना चाहूँगा हमारे पुष्कर सिंह धामी जी को, यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री हैं, जो जन जन से जुड़े हुए हैं और जो उत्तराखंड को एक विकास की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिशा देने का काम गति से कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं और हर जन को साथ लेकर के नई नई योजनाएं, नए नए इंसेंटिव युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पुष्कर सिंह धामी दिन रात वो इसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और आज हमें भी इस बात का गर्व है कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। तो वहीं देहरादून में हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी पहुंचे। उत्तराखंड निवेश उत्सव को लेकर बड़ा बयान उन्होंने दिया। कहा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कि आयोजन न केवल उत्तराखंड की आर्थिक प्रगति को गति देने वाला कदम है बल्कि ये दर्शाता है कि राज्य निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद और मजबूत केंद्र बन रहा है। हरियाणा सीएम सैनी ने उम्मीद जताई कि इससे उत्तराखंड में रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। परम आदरणीय भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जो पिछले दिनों इन्वेस्टर मीट्स का आयोजन यहाँ पर किया गया था, इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए थे। कल उस इन्वेस्टर मीट्स का उत्सव वो मनाया गया है। एक बड़ा लोगों को प्रेरित करने वाला विषय है। मैं बधाई देता हूँ। नैब सिंह की मौजूदगी वहां थी जहां औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। बयान मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने दिया। तो वहीं गैरसैंण पर चुनावी जुमलों और नेताओं के लुभावने वादों पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज जस्टिस राकेश थपलियाल ने सख्त टिप्पणी की है। राकेश थपलियाल ने कहा कि नेताओं से उन्होंने कहा कि गैरसैंण के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। नेताओं को फटकार लगाते हुए थपलियाल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं हाईकोर्ट जज की सख्त टिप्पणी को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी घमासान भी इस दौरान छिड़ गया। रिपोर्ट देखिए। गैरसैंण पर नेता क्यों दे रहे झूठे बयान, हाईकोर्ट जज की फटकार पर घमासान। जस्टिस राकेश थपलियाल की नेताओं को चेतावनी, जज की सख्त टिप्पणी, बीजेपी कांग्रेस में तनातनी। उत्तराखंड की सियासत में गाहे बगाहे राजधानी गैरसैंण का मुद्दा उठता रहता है और अब नैनीताल हाई कोर्ट के जज जस्टिस राकेश थपलियाल के वायरल वीडियो को लेकर ये मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। वायरल वीडियो में 15 जुलाई को कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान गैरसैंण के मुद्दे पर जस्टिस राकेश थपलियाल नेताओं को फटकारते नजर आ रहे हैं। दरअसल 13 जुलाई को पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि 2027 में जनता ने कांग्रेस को सत्ता में आने का मौका दिया तो वो गैरसैंण को राजधानी बनवाएंगे। जस्टिस थपलियाल ने अखबार में छपे इस बयान को लेकर कहा है कि नेता जनता को बेवकूफ बनाते हैं, इसलिए ऐसे झूठे स्टेटमेंट देने वाले पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जाए। जस्टिस थपलियाल ने आगे फटकार लगाते हुए कहा कि गैरसैंण में 8,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, लेकिन सबको केवल देहरादून दिखाई देता है। जस्टिस थपलियाल ने कहा कि गैरसैंण अगर राजधानी होती तो उत्तराखंड की तस्वीर कुछ और होती। कि 2027 में हमको जिताओ और गैरसैंण हम राजधानी बना के दिखाएंगे। मतलब कि उत्तराखंड की पब्लिक बिल्कुल बेवकूफ हो गई ना। जब चाहे बेवकूफ बना दो, बेवकूफ बना दो। हाँ,
क्यों नहीं ना पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ हम एक्शन लें? झूठा स्टेटमेंट देते हो पेपर में, मिसगाइड करते हो पब्लिक को। 25 साल हो गए आज राज्य बने हुए, अभी वहां पर तिनका तो जुड़ा नहीं है, राजधानी बन जाएगी। तिनका नहीं जुड़ा बहुत है, वहां पे 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो तो मैं ओपन उसमें बोल रहा हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग में बोल रहा हूँ। ये तो सदन कर गैरसैंण में 8,000 की प्रॉपर्टी है, 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, पूरा फुल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी जाकर के विजिट करके देख ले। इन लोगों को केवल अटैची लेके जाना है। और अगर हिल में होता ना कैपिटल, आज ये उत्तराखंड स्टेट कुछ और होता। गांव गांव में हॉस्पिटल होते, गांव गांव में स्कूल होते और गांव गांव में लाइट होती। जस्टिस राकेश थपलियाल की सख्त टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और हरीश रावत पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत ने सत्ता में रहते गैरसैंण को राजधानी क्यों नहीं घोषित किया, जो सत्ता में वापसी की कोई उम्मीद नहीं देखकर ऐसे बयान दे रहे हैं, जिसके कारण हाईकोर्ट जज ने ऐसी सख्त टिप्पणी की है। वहीं बीजेपी पर पलटवार करती कांग्रेस का कहना है कि गैरसैंण में जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात माननीय जस्टिस ने की है, उसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान विकसित किया गया और बीजेपी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम पर लोगों से छल किया। अरे जब आप थे तब आप कर देते गैरसैंण को राजधानी, तो कौन आपको रोक रहा था? लेकिन जब आप सत्ता में नहीं हैं और जब आप सत्ता में आने की आपकी कोई संभावना ही नहीं है, तब आप केवल जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। और माननीय उच्च न्यायालय ने जो बात कही है वो बिल्कुल स्वागत योग्य बात है और ये नेताओं के लिए एक सबक लेने की बात है कि ताकि किसी अन्य मामले में भी इस तरीके के कपोल कल्पित घोषणाएं करने का कोई औचित्य नहीं है और उत्तराखंड की जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने का किसी को कोई अधिकार नहीं। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो माननीय न्यायाधीश जिस बात का उल्लेख कर रहे हैं वो सच बात है कि 8,000 करोड़ से ज्यादा का लागत से वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया वो सारा कांग्रेस के कार्यकाल में खड़ा किया गया। भाजपा के राज में एक ईंट भी उसमें नहीं लगी। भाजपा ने उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी कह दिया। ग्रीष्मकालीन राजधानी कहने की आवश्यकता क्या थी भाई? हम उसको राजधानी बना रहे थे। ये बात सच है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम जो है एक दिन में खड़ा नहीं हुआ था, इसलिए राजधानी भी एक दिन में या एक साल में या 5 साल में नहीं बन सकती, उसके लिए लंबा समय चाहिए। लेकिन उसकी शुरुआत कांग्रेस ने करी थी। गैरसैंण के नाम पर जनता को भावनात्मक रूप से छलने वाले नेताओं पर हाईकोर्ट जज की सख्त टिप्पणी से सूबे की सियासत गर्मा गई है। देखना होगा कि जस्टिस राकेश थपलियाल की फटकार के बाद ऐसे बयानों पर लगाम लगती है या सियासी फायदे के लिए इस मुद्दे पर बयानबाजी ऐसे ही जारी रहती है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वहीं नैनीताल की रामड़ी आंसिंग पानियाली क्षेत्र से बीजेपी समर्पित जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी बेला तोलिया का चुनाव प्रचार जोरों पर है। तो बेला तोलिया के समर्थन में कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने जगह जगह पर जनसभाएं कर वोट मांगे। सभाओं के दौरान कालाढूंगी विधायक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को देखते हुए जनता भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों को विजयी बनाकर भाजपा को मजबूत करे। बेला तोला जी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है और उनका अपना एक अनुभव है। 5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रही है। मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति तक उनकी पहुँच है और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होने के नाते हम बिल्कुल खुल के उनके साथ हैं और उनको विजयी बनाएंगे और बम्पर वोटों से बनाएंगे, बहुत अच्छे वोटों से। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने बेला तोलिया जी को दोबारा इस क्षेत्र से टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बनाया। मैं सारे समस्त प्रदेश संगठन और जिला संगठन सभी का आभार प्रकट करता हूं और उसके पश्चात जो हमारे क्षेत्र की जनता और क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ता जो 21 रामड़ी पनियाली आंसिंग में लगभग 15 ग्राम सभा आती हैं, उन सभी ग्राम सभाओं की टोली लगातार इस चुनाव में दौड़ाभागी कर रही है और बेला तोलिया के लिए वोट मांग रही है। तो पंचायत चुनाव के मद्देनजर खेमपुर जिला पंचायत क्षेत्र में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी सिल्की खेड़ा ने दर्जनों गांवों में जनसंपर्क किया। सैकड़ों समर्थकों के साथ उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह खजूर का पेड़ पर वोट देने की अपील की। तो वहीं सिल्की खेड़ा पहले ग्राम प्रधान रह चुकी और अब जिला पंचायत सदस्य पद पर भी वो हैं। तो उन्होंने शिक्षा, पानी और सड़कों को अपनी प्राथमिकता बताया। खेमपुर क्षेत्र में करीब 22,000 मतदाता और 11 ग्राम सभाएं शामिल हैं।
सब लोग देख रहे हैं कि विकास कार्य गांव में बहुत हुआ है, सड़क नाली वगैरह किसी की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे भी मैं इसी तरह मैं अपने खेमपुर क्षेत्र में भी विकास करना चाहती हूँ कि जैसे लोग जहाँ कन्वेंशन पर जाते हैं देखते हैं कि सड़क की दिक्कत हो रही है, नाली की दिक्कत है, नलकों की दिक्कत है, 30-30 फुट पे गहरे नलके लगे हुए हैं। ऐसे क्षेत्र का विकास हमारे ग्राम जैसे सदानगर तक्करपुर में हुआ है, उसी तरह विकास ग्राम सभा अपने क्षेत्र का खेमपुर क्षेत्र का 20 का मैं विकास करना चाहती हूँ और जनता से अपील करती हूँ कि मुझे भारी मतों में मेरे चुनाव निशान खजूर के पेड़ पे मोहर लगाएं और मुझे विजय बनाएं और मैं क्षेत्र का अपना विकास करा सकूँ। शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ जो पार्टी ने हमें हम पे विश्वास जताया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए विश्वास जताया है कि हमने क्षेत्र का विकास किया है और जनता की सेवा करी है। और हम आगे भी चाहते हैं कि खेमपुर क्षेत्र में अगर हम विजय होते हैं तो क्षेत्र में अच्छा से अच्छा विकास कराएंगे। बाकी हमारी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि हमें क्षेत्र से बहुत अभूतपूर्व प्यार मिल रहा है और समर्थन मिल रहा है। तो उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने जसपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी नगर मंडल कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। विनय रोहेला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जसपुर क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। उन्होंने त्रिस्ती पंचायत चुनाव में बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की जीत का दावा भी किया। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के अंदर जोश खरोश और उनकी कार्यशैली है और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गांव में काम हुआ है, उस गांव के आधार पर जो जनता का प्रोत्साहन और उत्साह कार्यक्रम हमारी पार्टी के साथ खड़ा है, उससे कहा जा सकता है कि हम सभी सीटों पर अपने काशीपुर जिले की सभी सीटों पर जीत रहे हैं और जसपुर की सभी सीटों पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से जीत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां काशीपुर के राजवा हरिराजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग में कई सांप मिलने से अफरा तफरी मच गई, जिस पर कॉलेज प्रबंधन ने सांप रेस्क्यू करने वाले को बुलाया, जिसके बाद ये जानकारी मिली कि सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांप में से एक है और सांपों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। तो वहीं कॉलेज प्रबंधन की ओर से डॉक्टर अमयपाल सिंह ने वन विभाग से कॉलेज में एक स्नेक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का अनुरोध भी इस दौरान किया। देखिए 14 जुलाई को हमारा महाविद्यालय खुला था ग्रीष्म अवकाश के बाद, और उस दिन पहली बार रसायन विज्ञान विभाग या भौतिक विज्ञान विभाग के बराबर में वहाँ एक काफी बड़ा सांप मिला था जिसको लोग रसल वाइपर कह रहे हैं, और उसी दिन उसके 2 बच्चे भी पकड़े गए थे। और कल फिर दोबारा उसी विभाग से रसायन विज्ञान विभाग से 5 बच्चे रसल वाइपर के ही पकड़े गए हैं। एक हमने प्राइवेट तौर पर सांप पकड़ने वालों को बुलाया था, वो पकड़ कर उसको ले गए हैं। लोग उसको रसल वाइपर बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अभी जैसे 7 बच्चे उसके निकले हैं तो संभावना है कि कम से कम 13 बच्चे और होने की संभावना, क्योंकि कम से कम 20 बच्चे ये देता है रसल वाइपर जो है। साथ ही महाविद्यालय खुला है तो महाविद्यालय में प्रवेश भी चल रहे हैं, बच्चों के एडमिशंस भी चल रहे हैं। तो हम वन विभाग से ये अनुरोध करेंगे कि वन विभाग की जो टीम है, जो रेस्क्यू करने वाली टीम है इन जानवरों को, सांपों को, तो वो महाविद्यालय के एक बार दौरा जरूर करे। 5 रसल वाइपर कमरे में से पाए गए, वो भी इसके छोटे बच्चे, और उससे 5 दिन पहले यानी कि एक रसल वाइपर बड़ा, वहाँ से हमने रेस्क्यू किया और जंगल में उसको छोड़ा। और ऐसे ही हमने ये कल यानी कि 5 पकड़े और 5 के 5 हमने जंगल के अंदर रेस्क्यू कर दी, छोड़ दिया। रसल वाइपर कैसे सांप होते हैं? रसल वाइपर जो होते हैं भाईजान, सबसे पहले यानी कि सबसे खतरनाक सांप जो है रसल वाइपर ही कहलाया जाता है। तो जहरीला, बहुत जहरीला होता है? बहुत जहरीला होता है, लेकिन मुंह से लेकर पूंछ तक इसकी जहर होता है। सब में विषीला सांप रसल वाइपर ही कहलाया जाता है। तो उत्तराखंड के लोक गायक पवन सेमवाल की गाने को लेकर विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। आज देहरादून की कोतवाली पटेल नगर में पवन सेमवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में कहा गया कि पवन सेमवाल ने अपने गाने में उत्तराखंड की महिलाओं के प्रति हीन भावना दर्शाई है, जिसके तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। राज्य आंदोलनकारी हेमा वोरा ने पवन सेमवाल की गिरफ्तारी की मांग भी की। और जब मैंने अपने YouTube में देखा, मुझे बहुत दुख लगा कि एक छोटा सा नौजवान लड़का हमारे लिए ऐसा बक सकता है कि औरतों के लिए कि पुष्कर धामी ने वेश्यावृत्ति खोल रखी। पहले तो इस बात को छिपाई जाती थी उस उत्तराखंड में, पहले जब खोल भी लेता था कोई तो उसको छिपाई जाती। इसको ये तो खुलेआम बोला किसी ने खोल रखा, कहाँ पर खोल रखा, हमें बताइए कि कहाँ पर वेश्यावृत्ति खुली है, क्या कहाँ पर ये हो रहा है।
अगर शासन प्रशासन इसमें मतलब हस्तक्षेप नहीं करेगा या इसको गिरफ्तार नहीं करेगा, हम लोग अपने आप हम लोग आत्मदाह करेंगे। गंगोत्री से हरिद्वार जा रहे कांवड़ियों से भरा ट्रक टिहरी में कंडीसौर के पास पलट गया, जिसमें कई कांवड़िए घायल हो गए। 25 से 30 लोग ट्रक पर सवार थे। घायलों को CHC कंडीसौर ले जाया गया, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।